हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आप लोगों की होती है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो है रमन प्रभाव। दूसरा है आप लोगों का इसके अंदर हम पढ़ने जो वाले हैं वो है आपके पास रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई शुद्ध रमन स्पेक्ट्रा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि शुद्ध रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है और रमन तथा अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर जो मतलब हमारे पास ये रहता है रमन घूर्णन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो रहती है वो पढ़ेंगे कि वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन क्या चीज़ है। उसके बाद बात करेंगे हम जो भी हमारे पास रेफरेंसेस रहने वाले हैं। देखो हम रमन प्रभाव जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको जानने के पहले इसकी जो खोज है, इस तकनीक की खोज, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज जो है वो एकमात्र स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने दी है। ये दी गई है सीवी रमन के द्वारा दी गई है ना। इसको इन्होंने बताया कि भाई ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये सीवी रमन के द्वारा दी गई है और इसका जो क्षेत्र है ना, इसका जो क्षेत्र है वो आपके पास होता है विजिबल रीजन या फिर दृश्य जो क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत ये आती है ना। इसके बाद देखो इसके अंदर क्या होता है, देखना एक बात कि क्या रहता है कि ना इसका जो क्षेत्र रीजन है वो 10 सेंटीमीटर इन्वर्स से लेकर 4000 सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच का रहता है ना। इसमें क्या होता है, देखो अभी तक जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोगों ने पढ़ी उसमें क्या हो रहा था कि आपने ऊर्जा दी थी, फिर ट्रांजिशन हो रहा था और ट्रांजिशन के बेसिस पे आपको मिल रहा था। ये थोड़ी सी अलग है ना। थोड़ी सी अलग क्या है, देखना इसके अंदर क्या हो रहा है कि इस तरीके से क्या रहता है कि ये मेरे पास है मेरा v है या फिर ये मेरे पास 0 है, v बराबर 0, v बराबर 1, v बराबर 2 है मेरा, है ना। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये मेरी वर्चुअल एक्साइटेशन स्टेट है, एक्साइटेशन स्टेट है ना। देखो क्या हो रहा है, जैसे ही आप क्या करते हो, इसको ऊर्जा दी जा रही है, जैसे ही इसको ऊर्जा दी जा रही है तो ऊर्जा देने पर क्या होने लग रहा है, देखना ऊर्जा देने पर जो अणु है या फिर जो मॉलिक्यूल है आप लोगों का वो क्या होने लग जाता है, एक्साइटेड होगा, ऑफ कोर्स सी बात है ना। उसके बाद ना तो देखो माना कि इस स्टेट को जो ऊर्जा दी जा रही है वो ये है, जो हमने कितनी ऊर्जा दी है, V नॉट इसे ऊर्जा दी जा रही है इतनी। V नॉट ऊर्जा देने पर अणु यहाँ तक वर्चुअली एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेगा, ये वापस से नीचे की अवस्था में आएगा, है ना। तो देखो वापस से ऊर्जा को इमिट करना शुरू करेगा, ये प्रकीर्णित करना शुरू करेगा रेडिएशंस को। ये रेडिएशन इसको दी गई है, ये इंसिडेंट रेडिएशन है और वापस से ये क्या करेगा, प्रकीर्णित करना शुरू करेगा। तो प्रकीर्णित करते टाइम पे अगर जितनी दी गई है उतनी की उतनी छोड़कर ये वापस से यहाँ आ जाता है ना, और ये Vs निकालते हुए बाहर आ जाता है। और अगर हमारे पास Vs जो है वो V नॉट के बराबर आप लोगों को मिल जाता है, Vs जो है वो V नॉट के बराबर मिल जाता है इस तरीके से, तो इसको तो बोल देते हैं हम रिले स्कैटरिंग, मतलब इसे हम बोलते हैं रिले स्कैटरिंग बोल देते हैं, है ना, रिले स्कैटरिंग। इसको बोल देते हैं हम रिले स्कैटरिंग, मतलब जब आपके पास जितना दिया गया था उतना ही छोड़कर ये वापस आया बराबर है, तो इसको बोल देते हैं हम रिले स्कैटरिंग। उसके बाद अगर जितना आपने दिया था, ये उस स्तर पर नहीं आता, मतलब ये कि भाई माना ये यहाँ से गया था, वो पहला वाला माना यहाँ से गया था और ये वाला माना यहाँ से गया था और ये आप लोगों के पास कहाँ पे आ गया, ये आपके पास ये इतना तो इसको दी गई है ना, इतना तो इसको दी गई है और ये आता है इससे ऊपर स्टेट पे, मतलब इस यहाँ पर नहीं आके यहाँ पर आता है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो आ रहा है तो इसका मतलब जो आपका V नॉट है वो ज़्यादा है Vs से, ठीक है ना। V नॉट का मान है वो क्या है, Vs से ज़्यादा है ना, दिख रहा है। और इसके बीच में ये जो गैप है ये इसको हमने डेल म्यू बोल दिया। क्यों डेल म्यू बोल दिया, क्योंकि इन दोनों के अंतर के बराबर है ना। फ्रिक्वेंसीज जो है, मतलब ये है कि इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी जो है और स्कैटर्ड फ्रिक्वेंसी है, उन दोनों में अंतर है, डेल म्यू का हमारे पास अंतर मिल रहा है ना। तो इस प्रकार की जो स्कैटरिंग है उसको बोल देते हैं स्टॉक। इनसे जो हमें लाइंस मिलेगी उसको बोल देंगे हम स्टॉक रेखाएं, है ना। स्टॉक रेखाएं बोल देंगे या स्टॉक, इसको हम बोल देंगे स्टॉक रेखा है ना। और इसके बाद एक और कंडीशन हो सकती है और इसके आधार पे हम क्या लिख सकते हैं कि भाई आपका जो V नॉट है वो Vs प्लस डेल
म्यू के बराबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये जो मान है ना, ये जो मान है, जो इन दोनों फ्रिक्वेंसीज में अंतर जो आया है, इस अंतर को हम बोलते हैं रमन फ्रिक्वेंसी, रमन स्कैटरिंग, रमन, ये जो चीज़ें हो रही है ना फ्रिक्वेंसियों में अंतर को, इसी को हम रमन प्रभाव बोल रहे हैं, है ना। और ये जो अंतर आया है ना, इसको रमन फ्रिक्वेंसी, हम रमन आवृत्ति इसको बोल देते हैं। तो अगर आप यहाँ से डेल म्यू का मान निकाल सकते हो, ये वी नॉट माइनस यू नॉट यू एस के बराबर आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। तो इसको बोल रहे हैं स्टॉक रेखा, स्टॉक रेखाओं के लिए आपको रमन आवृत्ति का मान आपको इतना मिलेगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि भाई एक और कंडीशन हो सकती है कि भाई दी तो इतनी गई थी, है ना, इंसिडेंट तो इतनी थी म्यू नॉट, लेकिन ये नीचे आने के टाइम पे ये यहाँ ना तो ज़्यादा ऊर्जा देते हुए निकल गया, मतलब म्यू एस का मान क्या हो गया हमारे पास, ज़्यादा हो गया म्यू नॉट से। एक कंडीशन ये भी हो सकती है ना। तो ये वाला जो मान है ना, ये वाला मान है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रमन फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारा जो ये अगर हमें इंसिडेंट वाली का मान निकालना है तो म्यू नॉट हमें किसके बराबर मिल जाएगा, म्यू एस माइनस डेल म्यू के हमें बराबर मिल जाएगा, है ना। और अगर हम चाहें कि भाई हमें इसका मान निकालना है, रमन आवृत्ति का मान निकालना है, तो ये हमें बराबर हो जाएगी म्यू एस माइनस न्यू नॉट के बराबर हमें मिल जाएगी रमन आवृत्ति का मान। और इस प्रकार का जो स्कैटरिंग है उसको बोलते हैं एंटी स्टॉक स्कैटरिंग, है ना, एंटी स्टॉक बोलते हैं इसको। इनको बोल देते हैं हम एंटी स्टॉक, है ना। अब इनके आधार पर, है ना, इनका अंतर ये रहेगा, ये सब चीज़ें समझ में आ गई। इनके आधार पर हम क्या करते हैं, एक और ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो देखना वो क्या है, कौन सा ग्राफ है वो, देखो माना कि भाई आपका जो रमन है इस तरीके से आपने ग्राफ खींचा है म्यू का, है ना, और वी ये जो है न्यू नॉट बराबर है न्यू एस के, ये हो गई रिले लाइन हो गई, ये तो है ना। उसके बाद मैंने कहा कि भाई है ना, क्या हो रहा है आप लोगों के पास कि भाई ज़्यादा मिल रही है, अगर ज़्यादा मिल रही है ना, तो वो आपको किस तरफ मिलेगी, देखना यू नॉट जो है वो आपके पास न्यू एस प्लस डेल यू के बराबर होगा, है ना। और ये है इधर आपके बराबर हो जाएगा म्यू नॉट जो है वो न्यू एस माइनस डेल यू के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसके मान हमें इस तरफ मिलेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखना एक बार हम क्या करने वाले हैं, ये तो हमें इस तरफ रेखाएं मिलेगी, इधर जो रेखाएं मिलेगी वो तो हो जाएगी स्टॉक रेखाएं, है ना, और इधर जो रेखाएं मिलेगी वो हमारे पास हो जाएगी एंटी स्टॉक रेखाएं, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया रमन शिफ्ट क्या होता है, रमन प्रभाव क्या होता है, देखो एक तो मिल रही है स्टॉक रेखा और एंटी स्टॉक रेखा मिल रही है, और बीच वाली जो बराबर है वो आपको मिल रही है, कितनी कौन सी मिल रही है, वो आपको रमन वाली मिल रही है, वो रिले वाली मिल रही है ना। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। उसके बाद हम बात करते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कि भाई इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग क्या है ना। तो देखो अनुप्रयोग इसके ये इस प्रकार से है कि भाई अगर आप लोगों के पास ना इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम विजिबल रीजन में यूज़ में लेते हैं, मैंने आपको बता दिया विजिबल रीजन में आती है। अनुप्रयोग इसके ये है कि देखो जैसे कि आपका कॉन्सेंट्रेट H2 नाइट्रिक एसिड है, सांद्र नाइट्रिक एसिड जो आप लोगों का होता है, सांद्र नाइट्रिक एसिड जो होता है ना वो आप लोगों के पास नाइट्राइट के समान है ना पिक देता है, ठीक है ना। आपका जो सांद्र नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या करता है, नाइट्राइट के समान पिक देता है, और जो तनु नाइट्रिक अम्ल होता है वो नाइट्रेट के समान आप लोगों को पिक देता है। इसका मतलब ये HNO3 यही होता है आपके पास नाइट्रिक एसिड, है ना। अगर ये कॉन्सेंट्रेट है, सांद्र है, और ये है आपके पास डाइल्यूट है ना। अगर ये कॉन्सेंट्रेट है तो ये NO2 माइनस के समान आपको क्या दे रहा है, पिक दे रहा है NO2 माइनस के समान, और डाइल्यूट है वो आपको दे रहा है NO3 माइनस के समान आप लोगों को पिक दे रहा है, NO3 माइनस के समान दे रहा है ना। तो अगर ये तो नाइट्राइट के समान दे रहा है और ये किसके समान दे रहा है, नाइट्रेट के समान ये पिक दे रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके आधार पर अगर आपको इसकी संरचना बनाने को बोला जाए कि सांद्र नाइट्रिक एसिड की संरचना क्या होती है और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की संरचना क्या होती है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों की संरचनाएं बता सकते हो। कैसे कि भाई इसमें NO2 की पिक मिल रही है ना, और ये HNO3 की दे रही है। अगर कॉन्सेंट्रेट वाले को मैं बनाऊं तो कॉन्सेंट्रेट वाले के अंदर मतलब हो गया NO2 उपस्थित है ना, और NO2 तो हो गया और एक ऑक्सीजन बच रहा है, एक H बच रहा है, तो ये इसकी संरचना हो गई आपके पास इस प्रकार की, NO2 की पिक दे रहा है ना। जबकि हम डाइल्यूट की बात करें तो डाइल्यूट जो है वो आपको NO3 माइनस जैसा दे रहा है, तो NO3
और ये इस तरीके से ये दे देगा हमें, है ना। तो मतलब इसकी संरचना तो है वो है OH इससे जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है डाइल्यूट वाले में, है ना। तो हमें इसका पता कैसे चला, HNO3 दोनों एक ही है, लेकिन हमें कैसे पता लगा कि इसका जो ऑक्सीजन है ना वो हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है, उसका ऑक्सीजन सिर्फ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये इस आधार पर पता लगा कि भाई हमारा जो कॉन्सनट्रेट है, कॉन्सनट्रेट जो होता है वो हमें किसके समान की पिक दे देता है, नाइट्रेट के समान की पिक दे देता है, जबकि डाइल्यूट जो है वो हमें नाइट्रेट के समान की पिक दे देता है। इससे हमको पता लग गया, ठीक है ना, कि भाई कौन सा क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो सांद्र H2SO4 है वो KHSO4 के समान पिक देता है, जबकि हमारा जो डाइल्यूट है वो हमें किस प्रकार के दे देता है, H2SO4 की K2SO4 के समान की दे देता है ना। तो इसके आधार पर हमें पता लग सकता है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहता है उसमें क्या होता है, CO का अंदर क्या रहता है, इस तरीके से ये एक बंद इस प्रकार से उपस्थित होता है ना। मतलब हमारा जो ऑक्सीजन है वो इसे दे रहा होता है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित होता है। तो इसका पता भी हमें, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, है ना, और ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो इसका पता, इस बॉन्ड की फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, आवृत्ति निकालते हैं, फिर इससे हमें पता लग जाता है कि भाई इसमें इस प्रकार का एक बंध उपस्थित है और ये फिर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। इसका पता भी हमें किससे लगता है, रमन से ही पता लगता है। उसके बाद देखो क्या होता है कि जैसे हैलाइड्स है ना, हमको पता लगा रहा है कौन सा हैलाइड है ना। तो क्या होता है, देखो NaCl जो है, KCl जो है, CaCl2 है, ये जो हैलाइड है तो रमन नहीं देते हैं, ध्यान रखना। CaCl2, NaCl, CaCl2 और KCl है वो रमन नहीं देते हैं, जबकि HgCl2, Hg2Cl2, ZnCl2 ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, रमन देते हैं। तो इसके आधार पे आप पता लगा सकते हो, है ना। उसके बाद CO2 के अंदर कंपन के विधायक के आधार पे पता लग जाता है कि ये CO2 है। तो ये सारे और कुछ बहुत सारे कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वैसे इसके अंदर अभी हम के भाई फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कार्बनिक यौगिक है। फिर उसके बाद कुछ यूज़ यहाँ दे रखे हैं बैक्टीरियल इन्फॉर्मेशन में, कैंसर के डायग्नोसिस में, फिर उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ डायमेंशिया जो होता है उसके में भी हम रमन को यूज़ में लेते हैं हेल्थ के अंदर, है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अंतर। देखो क्या रहता है, यह अवशोषण प्रक्रिया का परिणाम है। हम जानते हैं IR के अंदर क्या होता है, इन दोनों में अंतर पड़ रहे हैं। IR में क्या होता है हम जानते हैं, देखो भाई कि ये जो होती है ना ये अवशोषण का परिणाम होती है ना, ये तो हमें मिल जाती है, अवशोषण का परिणाम होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं रमन की, तो रमन किसका, देखो स्कैटरिंग हो रही है ना, स्कैटरिंग से हमें रमन मिल गया। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है ना वो हमारे पास क्या रहती है, प्रकीर्णन का परिणाम हमारे पास होती है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो अवरक्त है वो तो ना स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले जो हमारे पास तत्व रहते हैं ना वो हमें देते हैं, है ना। जबकि जो हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो रहती है वो हमारे पास किसके द्वारा दर्शाई जाती है, ये हमारे पास दर्शाई जाती है घूर्णन कंपन, मतलब सिर्फ ध्रुवणता में सिर्फ इसमें कंपन होना आवश्यक है, जरूरी नहीं है कि अणु के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो, उपस्थित हो, है ना। उसके बाद इसके लिए जल विलायक उपयुक्त नहीं किया जा सकता है, इंफ्रारेड के अंदर हम जल को विलायक के रूप में उपयुक्त नहीं करते हैं। जबकि आप लोगों के जो रमन है उसके अंदर आप क्या कर देते हो, हम इस प्रकार से यूज़ में ले सकते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई है ना, उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रकाशीय स्रोत जैसे CaF2b NaBr ना हम IR में यूज़ में लेते हैं, जबकि हम कांच को भी रमन में यूज़ में ले सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद ना कोई अभिक्रिया नहीं होती है इसके अंदर, मतलब प्रकाशीय अभिक्रिया, ये काशीय नहीं है, प्रकाशीय अभिक्रियाएं जो हैं वो अवरक्त में नहीं होती है, जबकि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि प्रकाशीय अभिक्रिया उपस्थित होती है। फिर 6 जो है वो तनुविलीन ही प्रयुक्त किए जाने चाहिए, हमें पता होना चाहिए, तो याद रखना तनुविलीन ही प्रयुक्त किए जाने चाहिए, जबकि रमन में सांद्र विलयन भी प्रयुक्त किए चाहिए। उसके बाद 7 की बात करते हैं, यह यथार्थ तथा सुग्राही दोनों है, परंतु यह यथार्थ कम है ना, और सुग्राही कम है, सॉरी यथार्थ अधिक है, मतलब एक्यूरेट है रमन, लेकिन सुग्राही कम है, मतलब उसका इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो इतना अच्छा नहीं है ना। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो देखो इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, देखो रमन याद करने के लिए आपको कोई भी नई चीज़ याद नहीं करनी है बहुत ज़्यादा, है ना, पुरानी चीज़ों से ही काम चल जाएगा। तो आप पढ़ रहे हो शुद्ध
रोटेशनल रमन, है ना, या फिर कह सकते हैं शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा। रोटेशनल के अंदर आपको एनर्जी लेवल का मान क्या मिला था, BJ+1 क्या मिला था, जूल में मिला था। अगर जो आपका यहाँ पर B जो है वो h²/8π² के बराबर है ना, जूल में है या मान, है ना। अगर इसके बराबर है तो आपको ये मिला था, आप किसके लिए मान मिल गया था, आपको रोटेशनल के लिए आपको ये मान मिल चुका था, है ना। ये आप लोगों के पास एनर्जी का मान मिल गया था, ऊर्जा स्तर की एनर्जी के बारे में बात चल रही है, ये मान मिला था। उसके बाद इसका जो सिलेक्शन रूल है ना, ये आप लोगों के पास रोटेशनल से अलग है। उसका सिलेक्शन रूल था +-1, डेल जे बराबर +-1 होना चाहिए था आपका घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सिलेक्शन रूल अलग है, इसका सिलेक्शन रूल है डेल जे बराबर 0 +-2 होना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर डेल जे बराबर 0 है तो ये रिले हो जाएगी, ठीक है। डेल जे बराबर 2 है, +2 है तो ये स्टॉक रेखाएं हो जाएगी। डेल जे बराबर -2 है तो ये एंटी स्टॉक रेखाएं आप लोगों के पास हो जाएगी। उसके बाद अगर मैंने आपको बता दिया कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में हर जगह तरंग संख्या को ही यूज में लेते हैं, एनर्जी को यूज में नहीं लेते, तो इसमें hc का भाग दे दूंगी, सेंटीमीटर इनवर्स में परिवर्तित हो जाएगा। b का मान बता चुकी हूँ, b बराबर h²/8π² IC सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से तरंग संख्या का मान मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ, ER लिख दूँ, ओमेगा बार लिख दूँ, BJ+1 सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास हो चुका है। उसके बाद क्या है कि भाई दो स्तरों के बारे में बात चल रही है, मतलब ऐसा हो रहा है हमें रमन कब मिलेगी, रमन हमें रिले के टाइम पे नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ पर हमें क्या है रमन नहीं मिल रही है, कोई मतलब स्पेक्ट्रम ही नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इन दोनों की जगह पे हमें मिल रही है। तो मतलब अब क्या +-2, मतलब ये यहाँ से लेके इस पर नहीं, ये तो +-1 यहाँ जा रहा है, फिर इससे भी ऊपर है तो ये यहाँ जा रहा है, ये है तो फिर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो हमें क्या मिल रही है प्लस, ये तो हमें यहाँ पे मिल गई, स्टॉक रेखाएं मिल गई है ना। इसके बाद ये यहाँ से आ रहा है यहाँ पर, फिर ये यहाँ से आ रहा है यहाँ पर, फिर ये यहाँ से आ रहा है यहाँ पर, तो इससे हमको मिल गई कौन सी, एंटी स्टॉक, और ये हमको मिल गई स्टॉक रेखाएं मिल गई, है ना। तो कोई हमसे ये तो पूछेगा ना भाई, ये तो ये मान जो है BJ+1, ये तो ये ऊर्जा स्तर का मान हो गया, ये BJ+1, इसका भी BJ+1, इसका भी BJ+1, लेकिन ये गैप कितना होगा, ये ट्रांजिशन के लिए कितनी चाहिए, डेल ER क्या होगा, डेल ER निकालने के लिए निकाल सकते हो आप, वैसे J की जगह एक जगह +2 लिख दो और एक जगह सिर्फ यही रहने दो तो हो जाएगा सॉल्व। लेकिन डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, 2B 2J+3, 2B 2J+3 जो है वो आप लोगों के पास ना क्या हो जाएगा, ये गैप आपको मिल जाएगा, है ना। अब पता कैसे लगाए, देखो अब जब प्लस में है, ये मान आपको हो सकता है कि भाई प्लस में हो, प्लस में होगा, प्लस में 2B 2J+3 जो है 2J+3 जो है, अगर ये आपको मिल गया है ना, तो ये यहाँ से जा रहा है, तो ये आपके पास स्टॉक के लिए तो प्लस वाला मान हो जाएगा, और नेगेटिव वाला मान है वो आपके लिए किसके लिए हो जाएगा, एंटी स्टॉक के लिए हो जाएगा। तो प्लस 2B 2J+3 जो है ये स्टॉक रेखाओं के लिए डेल ओमेगा बार का मान हो गया, और एंटी स्टॉक के लिए -2B 2J+3 मान हो चुका है ना। इसका ग्राफ देख लो एक बार, इसका ग्राफ देख लो एक बार, देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। ये सबसे पहले देखो, ये रहा 2 ऊपर जा रहे हैं, जो ग्रीन वाले लाइंस के अंदर जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये तो हो गई आप लोगों के पास स्टॉक रेखा है ना, ग्रीन वाले तो, और दूसरी जो है वो पिंक वाली है वो आपके पास हो गई है एंटी स्टॉक रेखा है आपके पास हो गई है ना। उसके बाद देखो क्या है, इनके बीच में ये जो है, इनको हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। देखो अगर ये हमें मिल रहा है यहाँ पर, है ना, तो अगर डेल जे बराबर आपको 0 मिला है तो ये रिले लाइन हो गई है, तो छोड़ो, है ना। स्टॉक लाइन हमेशा इधर मिलेगी और एंटी स्टॉक उधर मिलेगी। स्टॉक लाइन डेल जे बराबर +2 हो गई, और ये हो गई डेल जे बराबर -2 हो गई। फिर 0 से लेके जे बराबर, यहाँ क्या है, जे बराबर आप लोग, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद हम चलते हैं जे बराबर 0 से, जे बराबर 0, जे बराबर 1, जे बराबर 2, इस तरीके से जाएंगे। यहाँ पर जे बराबर 0, जे बराबर 1, जे बराबर 2, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करना है, देखो आपके पास डेल ओमेगा का मान है, कितना है आपके पास, 2B 2J +3 है आप लोगों के पास, है ना, जिसको हाँ पे ना क्या लिख सकते हो, B 4J+3 भी हम इसको लिख सकते हैं, है ना। इसको मैं अंदर सॉल्व करूँ तो देखो मैं लिख सकती हूँ B 4J+6 में इसको मैं लिख सकती हूँ, डेल ओमेगा का मान है ना। तो अगर J बराबर 0 माना, J बराबर 0 मानूंगी तो B 4 मतलब कितना हो गया, 6B मुझे मिल गया, डेल ओमेगा का मान 6B, मतलब ये वाली जो है ये इससे कितनी दूरी पे हो जाएगी मेरे पास, 6B दूरी पे हो जाएगी, ठीक है ना। सेम इधर भी 0, J बराबर 0 पे मुझे ये मिल जाएगी, 6B डिस्टेंस में मिल जाएगी,
ठीक है। उसके बाद जे बराबर 1 मान लिया, कितने पे मिल गई 6 10 10 भी मिल गया, 10 भी मिल गया, मतलब वो इससे दूरी की बात चल रही है ना, हमेशा रिले से दूरी की बात चल रही है। तो ये मुझे मिल जाएगी कितनी दूरी पे मिल जाएगी, 10 भी दूरी पे मिल जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 4 भी हो जाएगी। सेम इधर चल रहा है, इधर रिले एंटी स्टॉक में अपने आप मानना सेम चीज़ है। फिर जे बराबर 2 मान लिया, 4 दूनी 8 और 6 7 12 14 14 भी मिल गया। तो मतलब यहाँ से मुझे दूरी कितने मिल गई, इसकी मुझे दूरी मिल चुकी है 14 भी, और ये गैप कितना मिल गया मुझे 4 भी। मतलब हमें क्या कंक्लूजन मिला, एक चीज़ देखिए आपने नोटिस की कि जो पहली लाइन मिली है रिले से जो पहली लाइन जो मिली है उसकी दूरी तो है 6b, है ना, इधर भी 6b होगी, है ना, लेकिन और स्टॉक और एंटी स्टॉक की पहली रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 12 भी। उसके बाद स्टॉक की पहली के बाद आपस में स्टॉक के बीच में कितना गैप है, कम मैंने बनाया लेकिन है बराबर, कम आपस में स्टॉक के बीच में कितना गैप है 4b का, और रिले से पहली वाली कितनी दूर है 6b की दूरी पर है ना। ये हो गया आप लोगों का प्योर रोटेशनल रमन आप लोगों का हो चुका है। उसके बाद देखो ये रहा ये, उसके बाद हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन क्या होती है ना। तो देखो वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन जो है ये सिंपल सी बात है, इसके अंदर हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का रूल भी लगा देंगे, और वो वाला जो रूल है हमारे पास रोटेशनल वाला जो रूल है वो भी हम इसके अंदर लगा देंगे, है ना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अब हम पढ़ रहे हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन। अब देखो इसमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल या वर्ण नियम क्या था, डेल वी बराबर +-1 था। रोटेशनल के लिए क्या था, डेल जे बराबर आपको अभी मैंने बताया 0 +-2 था। तो ये दोनों के दोनों रूल हम लगा देंगे, है ना। और हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ऊर्जा क्या थी पता है आप लोगों को, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको बताया ही नहीं, मतलब लेकिन अगर आप एन हार्मोनिक लेते हो तो आपको ऊष्मा कितनी मिल जाती है पता है आपको, ओमेगा मैंने आपको बताई थी, हाँ ये देखो V+1/2 ओमेगा ई माइनस V+1/2 का स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई हो जाती है ना। और रोटेशनल के लिए आपको ऊर्जा कितनी मिल जाती है, J+1 मिल जाती है ना। और चूँकि अब हम वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन पढ़ रहे हैं तो इसकी ऊर्जा को हम इस वाली ऊर्जा में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो मुझे नया मान मिल जाएगा, हमें इस वाली के लिए मान मिलने लग जाएगा, है ना, वाइब्रेशनल रोटेशनल के लिए मान मिल जाएगा। तो इसके लिए हमारी एनर्जी लेवल का मान कितना मिलता है पता है, इसके लिए अगर हम ये तरंग संख्या की फॉर्म में लिखते हैं तो मिलता है V+1/2 ओमेगा ई, ओमेगा लिख दो, ओमेगा ई लिख दो, फिर V+1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई लिख दो, या फिर ओमेगा ई एक्स लिख दो, या फिर सिर्फ ओमेगा रहने दो तो भी कोई इशू नहीं है ना। लेकिन ओमेगा ई एक्स भी सही है, ओमेगा ई रहने दो तो भी सही है ना। उसके बाद साथ में हम इसके साथ जोड़ देंगे J+1 हम जोड़ देंगे, है ना। उसके बाद अगर ये तो हमारे पास तरंग संख्या के टर्म में हो गया, उसके बाद ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स में। अगर मैं सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में परिवर्तित करना चाहती हूँ तो HC से गुणा कर दूँ, तो मैंने HC से गुणा कर दिया, तो ये हो गई मेरे पास ऊर्जा मेरे पास SC से मल्टीप्लाई करने पर आ गई, और सेंटीमीटर इनवर्स मेरे पास किस में हो गया, जूल में हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जो B का मान है वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, h²/8π² IC वाला मान मेरे पास हो गया, है ना। तो ये हो गए हमारे पास वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन के लिए ऊर्जा के मान हो गए। अब वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन के अंदर देखो एक और चीज़ होती है कि इसके अंदर 3 प्रकार की रेखाएं मिलती है ना, 3 प्रकार की रेखाएं मिलती हैं। तो देखो अगर आप बात करते हो कि भाई डेल बराबर देखो इसके अंदर देख लो कि भाई हमके पास ना ये डेल म्यू बराबर तो आपके पास हमेशा ही +-1 रहेगा। देखो ये v बराबर 0 से लेके v बराबर 1 पे जा रही है, तो ये तो हमेशा ही 1 रहेगा। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, डेल j बराबर चेंज होगा, एक तो +2 हो रहा है, 0 हो रहा है और +-2 हो रहा है। अगर आपके पास डेल जे बराबर +2 मिलता है तो ये आपके पास S रेखा कहलाएगी, है ना। और अगर आपके पास डेल जे बराबर मिलता है 0 तो ये आपके पास कहलाएगी कौन सी रेखा, Q रेखा कहलाएगी। और डेल जे बराबर मिलता है -2 तो ये कहलाएगी आपके पास O रेखा कहलाएगी। देखो 0 से लेके जा रहा है 2 पर, 0 से 2 में जा रहा है तो +2 हो गई,
फिर जीरो से लेके जा रहा है, देखो यहाँ पर जीरो से जा रहा है ये जीरो पे, मतलब जीरो से जीरो, जे बराबर जीरो से जे बराबर जीरो में चला गया, जे बराबर 1 से जे बराबर 1 में चला गया, जे बराबर 2 से 2 में चला गया, तो ये होगी क्यू रेखा। उसके बाद बात कर रहे हैं माइनस में, मतलब 2 से लेके जा रहा है जीरो में तो -1 हो गया, 3 से लेके जा रहा है 1 में तो ये भी -2 हमारे पास हो चुका है ना। अब इनके लिए मान अगर मैं लिखने को बोलूँ आप लोगों को कि भाई इनकी ऊर्जाओं में अंतर कितना होगा, है ना, तो ध्यान रखना कि अगर आपके पास, अगर आप बात कर रहे हो क्यू रेखा के बारे में, तो क्यू रेखा में तो डेल ओमेगा का अंतर मिलेगा 0, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप बात कर रहे हो एस रेखा के बारे में, तो ये आपको मिलेगा B4J+6 के बराबर मिलेगा, ठीक है ना, ओमेगा प्लस इसके बराबर मिल जाएगा। और अगर आप बात कर रहे हो ओ रेखा के बारे में, तो ये आपको मिलेगा -2 रहेगा, इसके लिए -2 रूल है, इसके लिए +2 रूल है, तो ये आपको मिल जाएगा ओमेगा -B4J+6 के बराबर मिल जाएगा आप लोगों को। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। थैंक यू सो मच। उसके बाद फॉर मोर डिटेल आप लोग बुक पढ़ सकते हो, BR पुरी शर्मा, NMS पठानिया, AS नेगी, NSC आनंद, कुंदू एन जैन, सुरेश आमेटा, RC खंडेलवाल, आरा मेटा एंड जे वर्दिया। थैंक यू सो मच। एंड आपको फॉर मोर डिटेल आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर ईमेल एड्रेस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो।